अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजूद स्पेक्ट्रोमेट्री। हाँ, ये पेश है शाइन टीवी की। आप शाइन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे बेल आइकॉन को एक्टिवेट करें ताकि हमारी काविशें आप तक पहुंचती रहें। मैं इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। हर मशीन को का एक एक्टिवेशन टाइम होता है, यानी कुछ वक्त उसको वार्म अप के लिए देना पड़ता है। जिस तरह इंसान को आपने देखा होगा, खिलाड़ी को, हॉकी खिलाड़ी को या क्रिकेट खिलाड़ी को मैदान में उतरने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कराते हैं। ख़ासतौर पर हॉकी में आपने देखा होगा, हॉकी या फुटबॉल में। इसी तरह मशीन को भी जो है फंक्शन से पहले एक ख़ास टेम्परेचर पे आना ज़रूरी होता है। और इसके लिए कम से कम आप जो है ना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कम से कम 15 मिनट जो है ना ऑन करके छोड़ दें। आज से में अपना सैंपल प्रिपेयर कर लें। देखिए, जिस सैंपल में क्यूबिट हम स्पेक्ट्रोमीटर में रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हसास होता है क्योंकि रोशनी इसी में से गुजरती है, सैंपल से पास होती है, बाहर निकलती है। तो इस पे ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसको अच्छी तरह साफ़ करें और डीआयोनाइज़ वाटर इस्तेमाल करें। अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी इदारे में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप डिस्पोजेबल कैविट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आता है ये डिस्पोजेबल कैविट इस्तेमाल करें इन हालात में, अगर आप ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, और वरना कैविट अगर आप बार बार इस्तेमाल करें तो उसके अच्छे से दो एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखें कि जो शफाफ सतह होता है इस पर आप इसको ना छुएं, क्योंकि यही सतह वो है जिसमें से रोशनी अंदर दाखिल होती है और बाहर जाती है। तो शफाफ सतह को कभी कोशिश करें कि टच ना करें। अगर एक्सटर्नली टच हो जाए तो इसको किम विप सोल्यूशन होता है, उससे आप इसको साफ़ करें, किम विप से साफ़ करें इसको। और ये फॉर्मुलेटेड टू प्रिवेंट स्टेचिंग द ग्लास, जो स्टेचिंग वगैरह आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये आप ध्यान में रखें कि किविट ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है। अच्छा, क्वार्ट्ज वाला जो होता है यूवी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए, जिस सैंपल में किविट हम स्पेक्ट्रोमीटर में रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हसास होता है क्योंकि रोशनी इसी में से गुजरती है, सैंपल से पास होती है, बाहर निकलती है। तो इस पे ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसको अच्छी तरह साफ़ करें और डीआयोनाइज़ वाटर इस्तेमाल करें। अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी इदारे में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप डिस्पोजेबल कैविट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आता है ये डिस्पोजेबल कैविट इस्तेमाल करें इन हालात में, अगर आप ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, और वरना कैविट अगर आप बार बार इस्तेमाल करें तो उसके अच्छे से एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखें कि जो शफाफ सतह होता है इस पर आप इसको ना छुएं, क्योंकि यही सतह वो है जिसमें से रोशनी अंदर दाखिल होती है और बाहर जाती है। तो शफाफ सतह को कभी कोशिश करें कि टच ना करें। अगर एक्सटर्नली टच हो जाए तो इसको किम विप सोल्यूशन होता है, उससे आप इसको साफ़ करें, किम विप से साफ़ करें इसको। और ये फॉर्मुलेटेड टू प्रिवेंट स्टेचिंग द ग्लास, जो स्टेचिंग वगैरह आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये आप ध्यान में रखें कि किविट ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है। अच्छा, क्वार्ट्ज वाला जो होता है यूवी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए, उसकी जो गुंजाइश होती है कैविट की वो 1 ml होती है, 1 मिलीलीटर, जबकि एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml तक आ जाता है। तो और जब आप कैविट में सोल्यूशन लें तो 3/4 उसका फिल करें ताकि प्रॉपर सोल्यूशन में से प्रॉपर लाइट उसमें से गुजर सके, और उसको जो लाइट गुजरे तो सोल्यूशन को में ही से गुजरे। और हर दफ़ा जो है ना ये उसको सफाई करके अच्छी तरह प्रॉपर सफाई करके नी रीडिंग लें ताकि कोई इम्प्योरिटी ना हो और क्रॉस कंटेमिनेशन का सबब ना बन जाए, ठीक है। तो इसलिए कैविट को एक सफाई बहुत ज़रूरी है और हमेशा डीआयोनाइज वाटर से इसको रिंस करें। देखिए, 2 सॉल्यूशन बनता है। एक में जिसमें कि जो चीज़ आप मेज़र करना चाह रहे हैं वो मौजूद होता है, और दूसरे में वो जिसको मेज़र करना चाह रहे हैं वो नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें होती। इवन कोई डाई भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन में तो वो ब्लैंक में होना चाहिए, ठीक है। और ब्लैंक में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल सैंपल जिसकी कंसंट्रेशन है, जिसको आप मालूम करना चाह रहे हैं, जिसको आप डिटरमाइन करें, जैसे कंसंट्रेशन मालूम करने जा रहे हैं, वो नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि जिस तरह के कैविट में अगर क्वार्ट्ज कैविट में कर रहे हैं तो दोनों सोल्यूशन ब्लैंक भी या स्टैंडर्ड भी क्वार्ट्ज में होना चाहिए, या ग्लास में कर रहे हैं तो दोनों ग्लास में होना चाहिए, और मकदार भी कोशिश करें कि दोनों का बराबर हो
ताकि बेहतर रिज़ल्ट आ सके, एक्यूरेसी आ सके। जिस तरह कैविट के अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए और शफ़ाफ़ सतह पे जो है ना कोई किसी में कोई दरार या कोई निशान नहीं होना चाहिए। इस ओवरऑल पूरे कैविट के बाहर भी किसी किस्म की कोई कंटामिनेशन हो जाए, कोई कोई ज़र्रा नहीं होना चाहिए, किसी किस्म कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। लिहाज़ा इसको एक साफ मलमल के कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दें। जो चश्मा वगैरह साफ़ करने के लिए, ग्लास साफ़ करने के जो कपड़ा होता है, इस तरह का कपड़ा रखें जो अच्छी तरह से इसको साइडों से साफ़ कर सके, यानी कि वो कपड़ा इसको कैविट को नुकसान ना पहुँचे। और साफ़ करने के बाद जो है ना इसको आप उस स्पेक्ट्रोमीटर में डालें। ठीक है। आउटर पार्ट का कुछ है इसमें देख लें। देखिए सैंपल होल्डर होता है, डिस्प्ले होता है, वेवलेंथ सेलेक्टर होता है और नॉब्स और बटन होते हैं जिससे हम इसको कैलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि हर दफ़ा आप जो है एक अलग पाइपेट इस्तेमाल करें तो ये बेहतर होगा। इससे जो है ना क्रॉस कंटेमिनेशन के चांस कम हो जाएगी। एक और स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें जो है ना बटन वगैरह जो है इसकी तफसील ये देखें। ऊपर नैनोमीटर है कम ज़्यादा करने के लिए, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ज़ीरो एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमम ट्रांसमिटेंस के लिए है। उसके बाद देखिए एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, ये कंसंट्रेशन का है, फर्टिलिटी का, उसका प्रिंट के लिए है ऑप्शन है। देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर मुख्तलिफ कंपनियों का आता है, इसलिए मुख्तलिफ कंपनियों का हम आपको आउटर जो है नॉब वगैरह इस्तेमाल है। क्या इंटरनल तो फंक्शन तकरीबन सेम है, लेकिन आउटर फंक्शन में थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं 2-3 कंपनियों को आपको बता दें। ये एक कंपनी का है, इसमें देखिए एब्सोल्यूट एब्जॉर्प्शन रीडिंग है, इसमें ये एनालॉग है। पावर स्विच है, ज़ीरो एडजस्टमेंट के लिए है, 100% ट्रांसमिशन के लिए है। उसका वेवलेंथ डायल है, देखें ऊपर। अच्छा, वेवलेंथ एडजस्टमेंट है। अच्छा, लाइट सोर्स का है। उसके बाद सेल कंपार्टमेंट है जिसमें आप कैविट डाल रखेंगे, रख करके प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फिर प्रेस फॉर ज़ीरो एडजस्टमेंट है, ज़ीरो सेटिंग है, ज़ीरो सेटिंग के लिए। एक और कंपनी का है, सबसे पहले हम डिस्प्ले को देख लेते हैं। इसमें वेवलेंथ का है, एक्सट्रीमली साइड में है, उसके बाद बीच में एब्जॉर्प्शन, फिर दूसरी साइड में मूड इंडिकेटर, यानी कि आप उसको ट्रांसमिशन में ले रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, फैक्टर ले रहे हैं, तो ये है। उसके बाद मूड बटन है कि आप उसको किस मूड में आप सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वेवलेंथ एडजस्टमेंट नॉब है, उसका ज़ीरो नॉब है, यानी ज़ीरो करने के लिए। पावर का नॉब आप देख लें नीचे है ज़ीरो के नॉब के साथ। फिर ऊपर आप देख लें सैंपल चैम्बर है जिसमें आप कैविट को रखेंगे। एक और स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें देखिए कि ब्लॉक डायग्राम के लिहाज से भी है, कुछ नॉब का भी। पहले नॉब की बात कर लेते हैं। देखिए सैंपल कंपार्टमेंट है, नीचे जो है ज़ीरो ट्रांसमिटेंस और 100% ट्रांसमिटेंस के आप जो भी आपको लेना है। आपके एब्जॉर्प्शन लेना है तो आप ज़ीरो ट्रांसमिटेंस पे रख दीजिए, अगर ट्रांसमिटेंस लेना है तो 100% ट्रांसमिशन पे रख दीजिए। अच्छा, वेवलेंथ सेलेक्टर है और सैंपल कंपार्टमेंट, इस सैंपल कंपार्टमेंट है जिसमें सैंपल आप रखेंगे, यानी कि वेट रखेंगे। इसका ब्लॉक डायग्राम में देखिए, इसमें सबसे पहले सोर्स होता है, उसका मोनोक्रोमीटर। मोनोक्रोमीटर का मतलब सिंगल वेवलेंथ को अलाउ करता है आगे जाने के लिए, बाकी सबको रोक लेता है। यानी कि एक तरह से ये वेवलेंथ सेलेक्टर है मोनोक्रोमीटर, यानी एक वेवलेंथ वाली लाइट आगे जाएगी। फिर ओपन ये और क्लोज के लिए शटर है। उसका सैंपल चैम्बर होता है, उसका डिटेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। उसका ये सिग्नल प्रोसेस होकर के डिस्प्ले पे चला जाता है। ये डबल चैम्बर में सैंपल कंपार्टमेंट है, इसके अंदर ब्लैंक भी रख सकते हैं और स्टैंडर्ड आपको जो भी सैंपल है जिसमें आप जिसको ऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका कंसंट्रेशन चेक करने के लिए, उसको भी रख सकते हैं। दोनों को एक वक्त रख करके एक साथ ही दोनों का हम रख लेते हैं। आपकी सिलेक्शन करके ट्रांसमिशन एब्जॉर्प्शन सेक्शन करके हम दोनों को का हम कैलिब्रेट भी कर सकते हैं और दोनों की रीडिंग को नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए दो कैविट है, एक में ब्लैंक है वाइट वाला और दूसरा येलो वाला जो इसमें सैंपल है। तो ये दो कैविट है, इसमें हम ज़ीरो एडजस्टमेंट के लिए आपके यानी ब्लैंक है
और ये इंटरनल और आउटर ये इंटरफेरेंस को ख़त्म कर देता है, ये माइनस हो जाता है इसके जरिए। जब इसको माइनस करते हैं तो माइनस हो जाता है, और आपके कि दूसरा जो केविट है इसके अंदर ओरिजिनल सोल्यूशन है जो कलर वाला है। वेवलेंथ सेलेक्टर है, वेवलेंथ सेलेक्ट कर रहे हैं। वेवलेंथ सेलेक्टर रेंज उसमें सामने में एनालॉग के ज़रिए आ रहा है, आप उसके ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके डबल बीम में किविट रख रहे हैं, और ये ब्लैंक है, ब्लैंक रखते हुए बताया जा रहा है। अब आपको स्टैंडर्ड रख रहे हैं, पहले के ब्लैंक रख दिया था, अब देखें कि ब्लैंक के फ़ोन बाद वाले इसमें रख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए लाइट पासिंग सोर्स है। ये देखिए एक डबल बीम और सिंगल बीम का फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि डबल बीम में आप रेफरेंस और सैंपल दोनों को, या रेफरेंस मतलब है कि ब्लैंक और सैंपल दोनों को एक साथ ले सकते हैं, जबकि सिंगल बीम में एक वक्त में एक ही सैंपल आप रीड कर सकते हैं। ब्लैंक को पहले कर लें और उसके बाद सैंपल को करें। ठीक है, तो उसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग भी, एक्यूरेसी कम है, इसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा, ये खुद मशीन इसको माइनस कर देगा। ये तस्वीर देख लें, डबल बीम आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। अच्छा, विजिबल लाइट जो है कि रेंज है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर से, और ये टंगस्टन के लिए इस्तेमाल होता है। और अल्ट्रा वायलेट लाइट है 100 नैनोमीटर से 400, ये इसमें ड्यूटेरियम लैंप इस्तेमाल करते हैं। इसमें लाइट डिटेक्टर सेंसर है, जब सोर्स में से लाइट निकलेगा और वो सैंपल में से गुजर के डिटेक्टर पे जाएगा, तो ये सेंस करके आपको एक सिग्नल भी देगा, जो बाद में एम्पलीफाई होकर के आपके डिस्प्ले पे जाता है। तो यहाँ पे लाइट डिटेक्टर सेंसर दिखाया गया है। देखें, ट्रांसमिशन अगर 100% होगा तो एब्जॉर्प्शन 0 हो जाएगा। तो आपको ब्लैंक के लिए हम जो है 100% ट्रांसमिटेंस लेते हैं, ताकि एब्जॉर्बेंस 0 हो जाए। तो यहाँ पर से आप देख लें, इसके मदद से 100% ट्रांसमिटेंस जहाँ लिखा हुआ है, इसको ब्लैंक के लिए यूज़ करके हम ब्लैंक का लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक की रीडिंग आ जाएगी, इसको आप जो है ना वो 100% ट्रांसमिटेंस वाला बटन इस्तेमाल करें। देखिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डबल बीम वाला अभी आपको दिखाया था, इसमें से आप ये 100% ट्रांसमिटेंस कैसे एडजस्ट करेंगे, ऊपर डिस्प्ले के साथ ही है। और उसके नीचे आप देखेंगे तो वेवलेंथ सेलेक्टर है, और उसके साइड में आप देखेंगे तो ये आपके सैंपल चैम्बर है। इसमें ब्लैंक और सैंपल को दोनों को कैविटी के अंदर रखते हैं। देखिए, मोड बटन का इस्तेमाल है, इसमें 4 ऑप्शन है। एक है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है ट्रांसमिटेंस, तीसरा है कंसंट्रेशन, और चौथा है फैक्टर। तो आप इसमें देखिए, अभी इन्होंने सेलेक्ट किया है इसको एब्जॉर्प्शन को, तो एब्जॉर्प्शन आ रहा है। पहले आपको फोटोमेट्रिक मोड के बारे में बता दें। फोटोमेट्रिक मोड में आ जाते हैं 4 चीज़ें: एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिटेंस, कंसंट्रेशन और फैक्टर। ये फोटोमेट्रिक मोड में इसको ये 4 चीज़ें हैं। यानी कि आप ट्रांसमिटेंस लेना चाह रहे हैं तो आप ट्रांसमिटेंस को सिलेक्ट कर लें, आप एब्जॉर्प्शन लेना चाह रहे हैं एब्जॉर्प्शन को सिलेक्ट कर लें, या कंसंट्रेशन लेना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन को सिलेक्ट कर लें। इस तरह फैक्टर है। अब देखिए, इन्होंने ट्रांसमिटेंस को सिलेक्ट किया है। अब लाइट नीचे टी पे ऑन है, पहले ए पे था, एब्जॉर्प्शन पे था, ABS पे था, अब टी पे है। एक दफ़ा और देखें, दोबारा इन्होंने एब्जॉर्प्शन को सिलेक्ट किया है, एब्जॉर्प्शन आ रहा है। अब कंसंट्रेशन भी सिलेक्ट किया है, कंसंट्रेशन आ रहा है। अब F पे यानी फैक्टर, अब देखिए फैक्टर आ रहा है, फैक्टर वैल्यू आ रहा है, इसे F पे सिलेक्ट किया है। लाइट भी F पे चल रहा है। बाज़ वक़्त ये स्पेक्ट्रा की सूरत में आता है। आप देखिए, यहाँ स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन है मुख्तलिफ नैनोमीटर पे, तो मैक्सिमम लैम्डा मैक्स इसमें दिखाया गया है। इसको आपका एक प्रैक्टिकल भी है इस सिलसिले में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। ठीक है, हर चीज़ की ख़ास वेवलेंथ होती है, यानी कि वो दूसरे वेवलेंथ को जज़्ब कर लेता है। दूसरे वेवलेंथ की तमाम रोशनियों को, तमाम लाइट को, रेस को जज़्ब कर लेता है, एक ख़ास वेवलेंथ के लाइट को एमिट करता है। ग्रास ग्रीन इसलिए है कि वो ग्रीन लाइट को
आपके रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह अगर कोई रेड आ रहा है तो वो रेड लाइट को, कोई येलो है तो येलो लाइट को आपके इमिट कर रहा है। तो इसलिए हर चीज़ का, हर सैंपल का एक ख़ास रंग होता है और उस रेंज में ही उसको मुख्तलिफ लाइट को एमिट करता है, बकिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें जो है ना इस लिहाज से मुख्तलिफ चीज़ों की वेवलेंथ सेलेक्ट करनी होती है। इसके लिए आप जो है वेवलेंथ सेलेक्टर इस्तेमाल कर सकते हो, इससे लैम्डा मैक्स मालूम कर सकते हो। ये आपका प्रैक्टिकल भी है। अगर आप लैम्डा मैक्स ये आपको दिया हुआ है तो लैम्डा मैक्स मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लैम्डा मैक्स पे काम शुरू कर दें। लैम्डा मैक्स के बाद वो वेवलेंथ है जिस पे मैक्सिमम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एक्टिविटी हो रही हो। एब्जॉर्प्शन है तो एब्जॉर्प्शन हो रही होती, या एमिशन है तो एमिशन हो रही हो, तो वो वेवलेंथ है। यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का फ़र्क समझना ज़रूरी है। A spectrometer tell you which wavelength of light is absorbed and which wavelength of light is reflect। स्पेक्ट्रोमीटर आपको ये बताता है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी, कौन सी वेवलेंथ की लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन बताता है एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। अब आते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रिलेटिव इंटेंसिटी मेजर करते हैं एट पार्टिकुलर वेवलेंथ पे, यानी एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट की हम रिलेटिव इंटेंसिटी मेजर करते हैं एट पार्टिकुलर वेवलेंथ पे। ये एक डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। देखिए वेवलेंथ की इंटेंसिटी को मेजर करता है लाइट कलर की मदद से। मुख्तलिफ वेवलेंथ पे मुख्तलिफ कलर होता है और उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में जो टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी, इसको हम अगर बयान करें तो पहले लाइट सोर्स है, फिर कैलोरीमीटर लेंसेज होते हैं जो कि लाइट को आपके मोनोक्रोमीटर भेजते हैं, और है मोनोक्रोमीटर सिंगल वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है, यानी कि वेवलेंथ के लिहाज से इसको लाइट को मुख्तलिफ स्पेक्ट्रा इसमें डिवाइड कर देता है, यानी कि रेड कलर के वाइज ये डिवाइड कर देता है। इसके बाद एक ख़ास वेवलेंथ की लाइट या एक ख़ास कलर की लाइट सैंपल पर जाती है। यहाँ पे देखें येलो कलर वाले जा रही है इस रेंज में, जो है यहाँ से येलो कलर जो है सॉल्यूशन से में दाखिल होता है और सॉल्यूशन इसमें से कुछ अपने कंसंट्रेशन के मुताबिक एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो है वहाँ से ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी की लाइट जो है वो हो जाती है डिटेक्टर पे। डिटेक्टर इसको उसके बाद ये एम्पलीफाई होकर के डिजिटल डिस्प्ले पे चला जाता है। तो इसको याद रखिए। मशीन को ब्लैंक के साथ कैलिब्रेट करें। ब्लैंक को कैलिब्रेट होल्डर में रखें और ढक्कन बंद करें। एनालॉग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सुई के साथ एक स्क्रीन होगी जो रोशनी की शिद्दत की बुनियाद पर हरकत करेगी। जब ब्लैंक हो तो आपकी सुई को दाएं तरफ बढ़ते हुए देखना चाहिए। अगर आपको बाद में इसकी ज़रूरत हो तो इस वैल्यू को रिकॉर्ड करें। मशीन में खाली जगह के साथ एडजस्टमेंट नॉब का इस्तेमाल करते हुए सुई को सीफर पे ले जाएं, यानी ब्लैंक जब हो तो इसको एडजस्टमेंट नॉब की मदद से सुई को सीफर पे ले जाएं। डिजिटल एनालॉग में भी कैलिब्रेट बिल्कुल इसी तरह होगा। आपको ब्लैंक रख करके एडजस्टमेंट नॉब से डिजिटल आउटपुट पे ये वैल्यू को सिफर करना होगा। एडजस्टमेंट नॉब का इस्तेमाल करते हुए ब्लैंक पर सिफर सेट करना होगा। जब ब्लैंक को हटाते हैं तो आपको बाकी नमूनों को पैमाइश करते वक्त कैलिब्रेशन अपनी जगह ही पर रहेगी, यानी कि जब आपने एक दफ़ा ब्लैंक रख करके ज़ीरो कर दिया तो अब कैलिब्रेशन यहीं पे रहेगी, इसको आप ना छेड़ें। अब बकिया को पैमाइश करें, वो बिल्कुल हो। अब क्या होगा, मशीन जो है ना जो इंटरफेरेंस थी ब्लैंक वाले को माइनस करके आपको रिजल्ट देगी। ब्लैंक से मशीन खुद ब खुद ही ब्लैंक को मीना कर देगी। इस बात को यकीनी बनाएं कि फी सेशन एक ही ब्लैंक इस्तेमाल करें, यानी कि जब आप जो कर रहे हैं 2-4 सैंपल एक करें।
एक ही ब्लैंक इस्तेमाल करें। अगर दोबारा करना हो तो दोबारा आप जो है ना फिर ब्लैंक इस्तेमाल करें, फिर दोबारा कैलिब्रेट करें, और हर दफ़ा अगर सोल्यूशन नया बनाना हो तो बेहतर है। फौरी तौर पे अगर आप स्पेक्ट्रोमीटर को में से ब्लैंक हटाते हैं तो सिर्फ कुछ नमूनों का तजिया करें, कुछ सैंपल करें। अगर आपके पास ब्लैंक है और आपको जल्दी है तो आपने 4-5 से कर लिया तो फिर बाद में जो स्टार्ट करेंगे तो नया ब्लैंक इस्तेमाल करें। और बिल्कुल उसी तरह ब्लैंक को रख करके आपने उसको एडजस्टमेंट करते हुए ज़ीरो लाना है और बकिया को उस ज़ीरो पे मेज़र करना है। तो अब क्या हुआ कि मशीन खुद ब खुद जो है उस ब्लैंक को माइनस कर देगी और तमाम इंटरफेरेंस को माइनस करके आपको एक्चुअल वैल्यू देगी। और जब भी दोबारा आप शुरू करें कुछ देर बाद तो नया ब्लैंक या नया सैंपल तैयार कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक्यूरेसी आएगी। देखिए ब्लैंक रख करके ऊपर से ब्लैंक रखने के बाद स्पेक्ट्रोमीटर को ज़ीरो पे सेट करें। देखें आप अच्छी तरह से ज़ीरो पे सबसे सेट है। जब आपने एक दफ़ा ब्लैंक पे एडजस्ट कर दिया तो ब्लैंक को निकालने के बाद कुछ देर के बाद और दोबारा जब चेक करेंगे तो मशीन को ज़ीरो ही आना चाहिए, क्योंकि आपने ज़ीरो एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अगर दोबारा नहीं आता है तो आप फिर एडजस्ट करें, नया एडजस्टमेंट करें, नया कैलिब्रेशन करें और दोबारा चेक करें। अगर दूसरी दफ़ा भी नहीं आता है या मुतवातिर हर दफ़ा चेंज आता है तो इसको आप जो है मेंटेनेंस के लिए भेजें। आपने इंजीनियर को इन्फॉर्म करें, आपका इंजीनियर इसको कैलिब्रेट करेगा। जब आपने कैलिब्रेट कर लिया, ब्लैंक की मदद से ज़ीरो एडजस्ट कर दिया है, तो अब सैंपल को रखें, तो इंतज़ार कर लें। फिर सैंपल को रखने के बाद फिर 10-12 सेकंड 15 सेकंड इंतज़ार करें। उसके बाद आपको जो वैल्यू आ रहा है, जो आपके रीड आउट आ रहा है, उसको रिकॉर्ड करें। एनालॉग है तो एनालॉग सुई की मदद से रिकॉर्ड कर लें, डिजिटल है तो रीड आउट आ जाएगा डिस्प्ले पे, आप उसको नोट करें। लेकिन 10-15 सेकंड आप दें उसको स्टेबल होने के लिए मशीन को। उसके बाद जो स्टेबल रीडिंग आएगी उसको नोट करें, यानी कि वेरिएशन ना हो रीडिंग में। रीडिंग एक स्टेबल हो तो करीब बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, हल्का फुल्का अगर हो सकता है ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो। तो इसके लिए 10-15 सेकंड आपको देना ज़रूरी है। देखिए जब आपने एक दफ़ा ब्लैंक को सेट कर दिया तो उसके बाद जो है ना ज़ीरो है, ब्लैंक को अच्छी तरह चेक कर लें, जैसे पिछले अभी बताया गया है कि उसको निकालने के थोड़ी देर बाद दोबारा रखें, ज़ीरो है तो ठीक है। अच्छा, हर रीडिंग को कम से कम 3 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए, तो ज़ीरो के एडजस्टमेंट को भी 3 दफ़ा करना चाहिए। उसके बाद ये आप जब ज़ीरो भी ले रहे हैं, कोई भी रीडिंग ले रहे हैं, तो उसको 10-15 सेकेंड तक स्टेबल होने दें, यानी वेरिएशन ना हो। 0.70 है तो 0.69 और 0.71 तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा की वेरिएशन ना हो। अगर इससे ज़्यादा की वेरिएशन हो तो आप अपने इंजीनियर को दिखाएं। अच्छा, ये एब्जॉर्बेंस को जो है ना डिजिटल ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। देखिए जितना ज़्यादा ट्रांसमिटेंस होगा एब्जॉर्बेंस उतनी कम होगी सैंपल की। Generally you want to record the absorbance value, which will usually be given as decimal or example 0.43, यानी वैल्यू हमेशा एब्जॉर्बेंस की वैल्यू पॉइंटों में आएगी, 0.43 0.5, ठीक है। इफ़ यू गेट एन और फ्लाइंग रिज़ल्ट, यानी कि आपका वैल्यू 4 में आ रहा है, 4.43 इसके करीब करीब आ रहा है, अचानक 0.9 आता है, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है। और इसके सबसे पहले तो आप जो है ना आपके जो सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट कीजिए। आप देखिए कि आपने कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा तो नहीं है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो ज़ाहिर है ऑब्जर्वेंस ज़्यादा ही होगा, तो आप जो है ना उसको ये डाइल्यूट करके लें। आपका किसी वजह से वैल्यू 0.9 करीब आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, 0.95 आ रहा है, 0.98 आ रहा है, तो आप फ़ौरन उसको डाइल्यूट करें, ठीक है। डाइल्यूट करने के बाद एब्जॉर्बेंस लें। अच्छा, हर रीडिंग को कम से कम 3 दफ़ा आप रिपीट करें, जैसे ब्लैंक की भी एडजस्ट करें 3 दफ़ा करें, दूसरी रीडिंग को भी 3 दफ़ा करें। और ज़्यादा बेहतर है कि एक सेट आपने सेम कंसर्ट एक बनाया फिर दूसरा बनाया, दोनों का आप 3-3 दफ़ा लें, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी इससे, और कुछ नहीं है। देखिए सैंपल में इंटरफेरेंस भी मौजूद होता है। आपको जो लैम्डा मैक्स है उसके गिर्द कोई और भी चीज़ जो है ना एक्टिव है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है
थोड़े से गैप के साथ, वेवलेंथ गैप के साथ, यानी 25 नैनोमीटर के इंटरवल में इसको अपने वैल्यू को थोड़ा चेक कर लें। इस तरह से आपको इंटरफेरेंस वाज़ा हो जाएगा और मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से चेक करें और मुख्तलिफ सैंपल बना के चेक करें। लेकिन लैम्डा मैक्स आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। एक दफ़ा आपने लैब में अपना लैम्डा मैक्स कंपाउंड के वाले से सेट कर लिया मशीन पे, वो आपको आसानी होगी। उसके बाद आप लैम्डा मैक्स सेट हो गया, यानी लैम्डा मैक्स समझा दें वो वेवलेंथ जिस पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रही, मैक्सिमम ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रही हो, तो वो कर लें। और मुख्तलिफ इंटरवल से चेक करने से इंटरफेरेंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप। एक दफ़ा और समझ लें, ट्रांसमिटेंस जो लाइट की वो इंटेंसिटी है जो कि आपके सैंपल में से गुजरी, और ये आई नोट जो है, आई ज़ीरो जिसको आप कह लें, आई नोट कह लें, ये वो वैल्यू है जो कि ब्लैंक में गुजरी। तो ट्रांसमिटेंस रेशियो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास थ्रो सैंपल अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास थ्रो ब्लैंक, और एब्जॉर्बेंस माइनस लॉग ऑफ टी है, यानी ट्रांसमिटेंस का नेगेटिव लॉग है। एब्जॉर्बेंस जो है नेगेटिव लॉग है ट्रांसमिटेंस का। जिस तरह पीएच है नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन का है, इसी तरह एब्जॉर्बेंस नेगेटिव लॉग है ट्रांसमिटेंस का। देखिए, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। एक लाइट की विटनेस में दाखिल हुई तो अब जितना एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर 90% एब्जॉर्ब हो गया तो 10% ही ट्रांसमिट हो पाएगा। अगर 50% एब्जॉर्ब हो गया तो 50% जाएगा। तो इस तरह से हम एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को समझते हैं। ट्रांसमिटेंस वो है जो कि एमिट हुआ, ट्रांसमिट हुआ, और एब्जॉर्बेंस वो है लाइट के अमाउंट है जो कि एब्जॉर्ब हो गई। अब इसको आप मज़ीद समझने की एक इस तरह से हम कह सकते हैं, ट्रांसमिटेंस को जो है ये वो रेशियो है जो कि लाइट की वो रेशियो है जो कि सैंपल में से गुजरी, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं वो इंटेंसिटी, लाइट की वो इंटेंसिटी जो ब्लैंक में से गुजरी। यानी कि ट्रांसमिटेंस मालूम करने के लिए आपको सैंपल में से जो लाइट गुजरी है, जिसकी जो लाइट सैंपल में से जो इंटेंसिटी गुजरी और जो ब्लैंक में से गुजरी, उनका रेशियो है ट्रांसमिटेंस। इससे एब्जॉर्बेंस जो है लॉग माइनस लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस है। फ़र्ज़ किया कि कहीं पे ट्रांसमिटेंस की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 कितना 10% के बराबर होता है। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि 10% ट्रांसमिशन हुई और 90% एब्जॉर्बेंस हुई। अगर कहीं पे ट्रांसमिटेंस 0.01 आ रहा है तो इसका मतलब है कि 1% ट्रांसमिट हुआ और 99% एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्बेंस 99% है, ट्रांसमिटेंस 1% है। एक दफ़ा और समझ लें, ट्रांसमिटेंस जो लाइट की वो इंटेंसिटी है जो कि आपके सैंपल में से गुजरी, और ये आई नोट जो है, आई ज़ीरो जिसको आप कह लें, आई नोट कह लें, ये वो वैल्यू है जो कि ब्लैंक में गुजरी। तो ट्रांसमिटेंस रेशियो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास थ्रो सैंपल अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास थ्रो ब्लैंक, और एब्जॉर्बेंस माइनस लॉग ऑफ टी है, यानी ट्रांसमिटेंस का नेगेटिव लॉग है। एब्जॉर्बेंस जो है नेगेटिव लॉग है ट्रांसमिटेंस का। जिस तरह पीएच है नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन का है, इसी तरह एब्जॉर्बेंस नेगेटिव लॉग है ट्रांसमिटेंस का। अगर हम एक ग्राफ ड्रा करना चाहें एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, तो एब्जॉर्बेंस को आपको वाई एक्सिस पे रखना पड़ेगा और वेवलेंथ को एक्स एक्सिस पे। इस तरह मुख्तलिफ वेवलेंथ पे आपको एब्जॉर्बेंस मालूम आप देखेंगे। फिर आपको देखें एब्जॉर्बेंस को शुरू में बढ़ना चाहिए, फिर एक वैल्यू पे आकर के फिर वापस कम होना चाहिए। तो जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आई है वो आपका लैम्डा मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर ही आपको आप बकाया जो टेस्ट आप लेंगे वहाँ पे लेंगे। लेकिन चेक जो है ना पूरे एक ख़ास रेंज पे करना चाहिए, उस रेंज पे जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा उससे 200 पीछे रखने दो और फिर 200 आगे। अगर 400 पे आ रहा है फ़र्ज़ कर तो 200 से
स्टार्ट करें 600 तक, ठीक है। जब वो वापस से नीचे आने लगे तो आप उसको कुछ 2-4 वीडियो लेके ख़त्म कर सकते हैं। Absorbance spectrum usually has a peak at certain wavelength that can allow you to identify the specific compound। तो जो मैक्सिमम आया ना वो आपको अलाउ करेगा कि आप अब इस पे इसकी जो है ना इस सॉल्यूशन को इस एलिमेंट को या इस मेटल को आइडेंटिफाई करें यहाँ पे। देखिए मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ का हम ग्राफ बनाएंगे और इस तरह से मैक्सिमम आपके जो एब्जॉर्बेंस होगा वो आपका लैम्डा मैक्स होगा। अब मुख्तलिफ स्टैंडर्ड का एक ग्राफ बना कर रख लें अपने पास, और उसके बाद अननोन सैंपल जो आया है यानी इसी एलिमेंट का, इसी मेटल का, फिर अननोन सैंपल जो आया है तो उसका एब्जॉर्बेंस कर लें और उसको इसके साथ कंपेयर कर लें, ठीक है। अच्छा, आप जो है ना कॉन्टेमिनेशन ही मालूम कर सकते हैं अपने सोल्यूशन में। अगर आपको उम्मीद है कि यहाँ पे एक पीक आ रहा है, किसी खास वेवलेंथ पे एक पीक आ रहा है लेकिन वहाँ पे 2 पीक आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस रेंज में 2 पीक आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। अगर आपको अब आपने जो है ना देखा था कि एक पीक आ रहा है, एक पूरा एक पीक बन गया ये आपका स्टैंडर्ड का, लेकिन आपके अननोन के जो है वो 2 पीक बना रहे हैं वहाँ पे। एक मैक्सिमम लेने के बाद मैक्सिमम लैम्डा मैक्स के बाद वो दूसरी जगह भी थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें कॉन्टेमिनेशन है, कुछ गड़बड़ है। तो ये बात तो आपके जहन में आपने जहन नशी कर ही ली कि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस एक दूसरे के उलट है। ट्रांसमिटेंस का मतलब है कि उसने कितनी रोशनी को ट्रांसमिट होने के ज़्यादा दी, एब्जॉर्ब होने के बाद कितनी रोशनी बच गई। एब्जॉर्बेंस है जितनी रोशनी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो इन दोनों का अगर दोनों का आप लें, ट्रांसमिटेंस भी लें और एब्जॉर्बेंस भी लें, तो दोनों का सम जो है 1 आना चाहिए पॉइंटों में, यानी 1% परसेंटेज ऑफ है। अगर परसेंटेज ले रहे हैं दोनों का 100 आना चाहिए, अगर फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो 1 आना चाहिए।